नेक्स्ट इसमें हम लोग को पढ़ना है ऑर्बिटल्स के बारे में, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, शेप वो लास्ट क्लास में बताए थे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो डिनोट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे इस केस में। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? तो सबसे पहला जो है, टोटल बताए थे तुम लोग को कि 4 सबसेल होते हैं। सबसेल कितने हैं टोटल? 4 सबसेल होते हैं। कौन कौन से सबसेल हैं बताओ? सबसेल्स कौन कौन से हैं जिसके बारे में पढ़ना है हम लोगों को? 4 सबसेल कौन कौन से हैं, बोलो कोई। एसपीडीएफ। हाँ, तो एस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है और एफ सबसेल है। ठीक है, और हर एक सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताए थे। एस सबसेल में 1 ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल और एफ में 7 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को शेप जो पढ़ना है इन तीनों के ऑर्बिटल्स का, एस पी और डी के ही ऑर्बिटल्स का शेप पढ़ना है। एफ का शेप हम लोग सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है एस सबसेल का। एस सबसेल का शेप कैसा होगा? एस सबसेल का जो ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है? तो सबसे पहले देखो, ऑर्बिटल एक्चुअली किसको डिफाइन करते हैं हम लोग? एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ऑर्बिटल एक्चुअली क्या है, हम लोग अभी देख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, वो पार्टिकल। ठीक है, एक वेव की तरह वो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। ठीक है, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है। तो जैसे एक क्लाउड टाइप का बनता है ना, ठीक है, जैसे क्लाउड होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है एक वेव की तरह वैसे क्लाउड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वहीं पे एक टर्म आता है ऑर्बिटल। तो एक्चुअली ऑर्बिटल हम लोग किसको बोलते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऑर्बिटल हम लोग ऐसे डिफाइन किया जाता है इसको कि एक 3 डायमेंशनल स्पेस है एटम के अंदर। ठीक है, क्योंकि एटम जो है वो पूरा एक स्पेरिकल टाइप का हम लोग एज्यूम करते हैं। तो स्पेरिकल एज्यूम कर रहे हैं तो वहां पे 3D में होगा वो। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल इसीलिए हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो एक ऑर्बिटल क्या हो गया? एक 3 डायमेंशनल स्पेस हो गया एटम के अंदर, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, वो सबसे मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ऑर्बिटल को अगर डिफाइन किया जाता है तो ये होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस in an atom where probability of finding an electron is maximum। मतलब ऑर्बिटल वैसा स्पेस होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, या इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे मैक्सिमम होगा, नियर अबाउट 100% होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं। अब इसी में एक टर्म आता है नोड। नोड ये क्या होता है कि नोड वैसा स्पेस है एटम के अंदर। ठीक है, एटम के अंदर ये भी नोड भी 3D स्पेस ही है, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, वो 0 हो जाता है। ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गया वो ऑर्बिटल हो गया, वो वाला स्पेस ऑर्बिटल कहलाएगा। और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 अगर हो गया तो वहां पे हम लोग बोल देते हैं उसको, वो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। ठीक है, तो नोड क्या हो गया? स्पेस वेयर probability of finding electron is 0। ठीक है, इसको हम लोग नोड बोल देते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वहां पे 0 है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि नोड, अगर कहीं पे नोड बोला जा रहा है मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 0 है, या इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी ही वहां पे 0 है। ये 2 टर्म आता है यहाँ पे, ऑर्बिटल और नोड। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको अभी यूज करेंगे हम लोग।
तो सबसे पहले एस सबसेल के अंदर हमको पता है एक ऑर्बिटल होता है, तो उस ऑर्बिटल का एस सबसेल के ऑर्बिटल का शेप जो होता है, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है, एस के ऑर्बिटल का शेप ये स्पेरिकल शेप का होता है। एस ऑर्बिटल शेप कैसा होता है? स्पेरिकल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सर्कल नहीं बोल रहे हैं, स्पेरिकल है, मतलब तीनों एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये, ऐसे अगर हम लोग कंसिडर करें, स्पेरिकल शेप है इसका, एक ही ऑर्बिटल है और वो स्पेरिकल, ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको, ये वाई एक्सिस, और ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ऐसे ऊपर होगा, ये जेड एक्सिस है, 3D में है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एस ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो स्पेरिकल होता है। स्पेरिकल मतलब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा उसका डेंसिटी। क्लियर है ना? क्योंकि स्पेरिकल शेप है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो इसके अंदर होंगे वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कोई, अगर हम लोग नोडल प्लेन की बात करेंगे, नोडल प्लेन की बात अगर हम लोग यहाँ बात करें, नोडल प्लेन, तो इस केस में नोडल प्लेन मतलब कि वैसा प्लेन जैसे एक्स एक्स वाई प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, तो इसको हम लोग नोडल प्लेन यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं कि वैसा प्लेन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। तो इस केस में कोई वैसा प्लेन मिलेगा क्या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन 0 होगा? बताओ तो, एस ऑर्बिटल के केस में। क्योंकि एस ऑर्बिटल में हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्पेरिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब तीनों एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कुछ ना कुछ, वाई एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और जेड एक्सिस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसमें इन तीनों एक्सिस में कोई वैसा प्लेन ढूंढ सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल 0 होगा, या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी या थोड़ा भी इलेक्ट्रॉन वहां पे नहीं होगा? वैसा कोई प्लेन होगा क्या इस केस में? बताओ तो। नो सर। नहीं, तो इस केस में हम लोग नोडल प्लेन क्या बोल देते हैं? 0। यहाँ पे मतलब कोई नोडल प्लेन की हम लोग बात नहीं करेंगे। तो एस के ऑर्बिटल का शेप हो गया ये। ठीक है, और एस में एक ही ऑर्बिटल होता है तो शेप उसका स्पेरिकल शेप होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलो नेक्स्ट है ऑर्बिटल पी के ऑर्बिटल का। पी सबसेल में हम लोग देख चुके हैं, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये ऐसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं इसके 3 ऑर्बिटल। तो एक होता है पी एक्स, एक होता है पी वाई और एक होता है पी जेड। ठीक है, ये ध्यान रखना, तीनों ऑर्बिटल्स, एक को बोला जाता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये ओरिएंटेशन के हिसाब से होता है। तो पी सबसेल का जो पी के ऑर्बिटल का शेप जो होता है ये डम्बल शेप का होता है। ठीक है, डम्बल शेप। ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल का शेप जो होता है ये डम्बल, डम्बल देखे हो ना तुम लोग, जो जिम में यूज किया जाता है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो ये डम्बल शेप, ये इस तरह का हम लोग बताते हैं, इसमें 2 लोब्स हो गए। ठीक है, ये ऐसे डम्बल शेप का रिसेंबल करता है उसको। तो एक्चुअली यहाँ पे देखो, ये ड्रॉ करने के लिए तो हम लोग दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, एक्चुअली ये दोनों कनेक्टेड नहीं होता, ये इस टाइप का होता है यहाँ पे, और ये ऐसे होता है। ठीक है, ये रियल में ऐसे पाया जाता है। तो इसको हम लोग ड्रॉ करने के लिए जस्ट ऐसे साथ में ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन ये है ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इसका 2 लोब है। अब यहाँ पे बताना, तो इलेक्ट्रॉन पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? पूरा थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, यहाँ पे कोई स्पेरिकल शेप नहीं बन रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में ही यहाँ पे है पाया जाएगा, मतलब इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और इस एरिया में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यहाँ पे अगर तुमसे पूछा जाए ये वाले रीजन में इलेक्ट्रॉन है क्या? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक पर्टिकुलर इसी वाले एरिया में या इसी वाले स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और इधर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये पी ऑर्बिटल का शेप होता है, डम्बल शेप इसको बोलते हैं। तो पी में टोटल 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग बात
खुशी अपना माइक्रोफोन म्यूट करो। खुशी चलो, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? सर हाँ बोलो। सर मीन्स ये जो इसमें मिडिल पार्ट जो होगा उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा ना, ये कनेक्टेड होगा? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं रहता है, बस यहाँ पे नहीं रहता है, बस ठीक है, वो लोब टाइप का होता है। मिडिल पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वहां पे जीरो है। ठीक है ना, मिडिल पार्ट जस्ट ठीक है मतलब ना, न्यूक्लियस मिडिल के पार्ट राउंड है। जस्ट मतलब न्यूक्लियस के राउंड है। ओके सर। ठीक है, हेलो। यस सर। चलो, तो ये देखो, इसमें हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे टोटल तीनों ऑर्बिटल का शेप देखते हैं। तो सबसे पहले ये px है, ठीक है। तो px हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे तो px का शेप कैसा हो जाएगा? ये x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा, ठीक है। ये px का शेप हो गया, px हो गया। इसी तरह अगर py ड्रॉ करोगे तो py का शेप कैसा आ जाएगा? ये मान लो ये x एक्सिस है, ठीक है। तीनों को एक जगह ही ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा करो इसको, ठीक है। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो py का शेप कैसा हो जाएगा? ये y एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड होगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे pz का, ठीक है। तो pz अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखो जैसे मान लो ये z एक्सिस है, ये वाला है हमारा z एक्सिस, ठीक है। इसके अलोंग देख रहे हैं हम लोग। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अब z एक्सिस देखना, ये 3D में है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। जिसको समझने में दिक्कत हो रहा है तो हम यहाँ पे चेंज कर दे, ठीक है। इसी के अलोंग ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये समझ जाना कि ये परपेंडिकुलर है इसके, ठीक है। क्लियर है ना? ये सेम प्लेन में नहीं होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? ये 3D में है, ठीक है। नहीं तो इसको अगर 2D में शो करोगे तो प्लेन अगर चेंज कर देंगे, ठीक है, तो उससे भी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, ये जेड प्लेन कर दिए और ये वाई कर दिए और इधर ये एक्स कर दिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। आप हम लोग पीजेड ड्रॉ कर रहे हैं, ये पी एक्स है, ये पी वाई है और यहाँ पे ये पीजेड ड्रॉ कर रहे हैं। तो पीजेड का भी शेप कैसा आ जाएगा? ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना सबको? यहाँ पे एक्सिस चेंज कर दिया हम सिर्फ। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? हेलो हेलो। नो सर। चलो, तो ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई है और ये पी जेड का है, ठीक है। सबका देखो ओरिएंटेशन अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे देखो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताए थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या डिनोट करता था? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल डिनोट करता था, ठीक है ना। तो जैसे px है, अगर px बोला गया तो px के कोरोस्पोंडिंग जो ऑर्बिटल होगा, px ऑर्बिटल जो है इसके कोरोस्पोंडिंग जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा वो px को डिनोट करेगा। मतलब इसका ऑर्बिटल जो है वो x एक्सिस के अलोंग इंक्लाइंड है, ठीक है। py अगर होगा तो इसका ऑर्बिटल जो है y एक्सिस में है प्रेजेंट, और pz अगर है तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर तुमसे कोई नोडल प्लेन पूछा गया तो नोडल प्लेन बताओ तो कौन सा प्लेन यहाँ पे नोडल प्लेन होगा? नोडल प्लेन मतलब वैसा प्लेन तुमको बताना है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो होगा। कौन सा प्लेन है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो होगा उस प्लेन में? सोच के बताओ तो। वाईजेड। कौन सा प्लेन? वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन। सबको समझ में आ रहा है क्यों वाईजेड प्लेन सबको हुआ? समझ में आ रहा है क्यों वाईजेड प्लेन हुआ? यस सर। क्यों वाईजेड हुआ बोलो, रीजन? क्योंकि देखो वाई वाले में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है वो एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई प्लेन में तो साफ दिख रहा है, और अगर एक्स प्लेन में है तो एक्स और जेड अगर लोगे
तो एक्जेड प्लेन में भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा, बट यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है क्या? वाई नो सर। एक्सिस के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है ना, तो वाई और जेड के साथ जो प्लेन बनेगा, वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, तो उसको हम लोग इसमें नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया नोडल प्लेन पी एक्स के लिए। पी वाई के लिए बताना नोडल प्लेन क्या आ जाएगा? जेड एक्स। एक्स जेड, ठीक है, एक्स जेड प्लेन जो होगा यहाँ पे नोडल प्लेन होगा, बोल सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक्स वाई प्लेन में है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग है, और तो एक्स प्लेन में तो थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही, बट एक्स और एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन एक्स और जेड का जो हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताओ पीजेड में नोडल प्लेन कौन सा होगा? एक्स वाई। हाँ, इस केस में नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? एक्स वाई नोडल प्लेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना नोडल प्लेन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? वैसा प्लेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाए। तो इन तीनों में हम लोग देख रहे हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, तीनों में एक एक नोडल प्लेन हमको मिल रहा है। तो ये पी सबसेल का ये शेप हो गया। तो पी के ऑर्बिटल्स, तीन ऑर्बिटल्स थे, तीनों का शेप अलग अलग है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन तीनों का शेप डिफरेंट होता है, ठीक है। तो एस सबसेल हो गया, पी सबसेल हो गया। नेक्स्ट हम लोग तीसरा देखने जा रहे हैं डी सबसेल का, ठीक है। एफ का तो पढ़ना नहीं है हम लोगों को, तो डी सबसेल का। डी सबसेल में अब चलो यहाँ देखो, डी में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, बता चुके हैं ना। डी सबसेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे? 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना इसका अलग अलग नेम होता है। एक है डी एक्स वाई, ठीक है, एक लिख रहे हैं हम लोग डी एक्स वाई, डी वाई जेड, यहाँ पे तीसरा है डी एक्स जेड, चौथा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा है डी जेड स्क्वायर, ठीक है। टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साथ में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। ये टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं डी के। अब इन सभी का हमको, इन पांचों ऑर्बिटल्स का हमको शेप देखना है, कैसा शेप होगा। तो डी डी का जो ऑर्बिटल होता है इसका, जैसे पी में देखो, पी में क्या था? डंबल शेप था, इसमें क्या आ जाएगा? डबल डंबल होता है, 2 डंबल आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पी में हम लोग देखे थे एक ही डंबल था, ठीक है, सिंगल डंबल था। यहाँ पे डी में क्या होता है? डबल डंबल शेप्ड, हम लोग बोलते हैं इसको डबल डंबल शेप, ठीक है, इसका डबल डंबल आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डी एक्स वाई, तो डी एक्स वाई का शेप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं होता है, डी एक्स वाई मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का डबल डंबल शेप आएगा, ठीक है, एक डंबल ऐसे बन गया और एक डंबल ये इस टाइप का बन गया, तो ये डी एक्स वाई का शेप हो गया। क्लियर है ना? ये डी कौन सा है? डी एक्स वाई। अब इसी तरह अगर तुमसे बोला जाए डी वाई जेड का बनाओ, डी वाई जेड का शेप कैसा आ जाएगा? बना लोगे? चलो यहाँ पे अब एक्सेस हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, ये एक्सेस हम लोग पुट कर दे रहे हैं, वाई जेड ड्रॉ करना है हमको, ठीक है। तो ये वाई एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है, और इधर एक्स एक्सेस है। चलो, तो डी वाई जेड है, डी वाई जेड का शेप कैसा आ जाएगा? तो वाई और जेड के अलोंग अब इंक्लाइंड ये ऐसे रहेगा, ठीक है। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया डी वाई जेड। डी एक्स जेड अगर ड्रॉ करना है तो हम लोग एक्स और जेड एक्सिस ले लेंगे एक प्लेन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक्सिस चेंज कर रहे हैं सारे केसेस में, ताकि आसानी से देख सके हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे डी एक्स जेड ड्रॉ करेंगे, तो डी एक्स जेड का शेप कैसा आ जाएगा? डबल डंबल शेप ड्रॉ करो, तो यहाँ पे ये इस टाइप का, और इधर से
ये हो गया डी एक्स जेड। ठीक है, ये अच्छे से ड्रॉ कर लो कुछ इस तरह का। सारा लोब एक जैसा ही होगा, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म होगा ऐसे। तो ये हो गया डी एक्स जेड। नेक्स्ट है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, डी एक्स तीनों हो गया। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में देखो एक चीज है, इसमें डिफरेंस होता है थोड़ा सा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो होता है ये अलोंग द एक्सिस होता है। यहाँ पे ये एक हो गया, और यहाँ पे ये इसके अलोंग, तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का शेप है। सारे का शेप तुमको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है, एक लास्ट बच गया है डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर का शेप जो है बाकी सबसे डिफरेंट होता है। ठीक, यहाँ पे ध्यान देना। तो ये है डी जेड स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जेड एक्सिस है। अब जेड एक्सिस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ये कुछ इस टाइप का है। ठीक है, एक लोब इसके अराउंड है, और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक रिंग टाइप का एक फॉर्म होता है। ठीक है, ये रिंग टाइप का यहाँ पे ऐसे फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन करेंगे अभी तुम लोगों को, ये ध्यान रखना। यहाँ पे एक रिंग टाइप का बन रहा है, और 3D रिंग है ये। ठीक है, ये इसको सर्कल कर रहा है, तो ये 3D रिंग टाइप का एक बन रहा है पूरा, ये इसको ऐसे सराउंड कर रहा है, स्पेरिकल रिंग टाइप का है। यहाँ पे भी इसको इक्वली ड्रॉ कर लो, ये लोब दोनों का बराबर होगा। ठीक है, चलो, तो समझ में आ गया ना, देख लो, क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को। ये डी एक्स वाई है, मतलब एक्स और वाई के अलोंग होगा इलेक्ट्रॉन। डी वाई जेड है, यहाँ पे वाई जेड प्लेन में होगा इलेक्ट्रॉन। डी एक्स जेड है, एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्सिस के अलोंग होता है प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री पे नहीं होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। और डी जेड स्क्वायर का शेप थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे सिंगल डंबल ही बनता है। ठीक है, जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और बीच में एक रिंग टाइप का बनता है। रिंग टाइप का मतलब वो एक 3D रिंग है, जो कि पूरा ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही है ये पूरा। ठीक है, तो ये अलग अलग डी ऑर्बिटल्स के शेप हो गए, डिफरेंट शेप्स हैं। अब यहाँ पे देखो, वही सेम चीज हम पूछेंगे, यहाँ पे नोडल प्लेन बताना। डी एक्स वाई में अगर हम लोग नोडल प्लेन की बात करें, तो कितने नोडल प्लेन यहाँ पे मिलेंगे बताओ तो। एक नोडल प्लेन होगा या दो नोडल प्लेन होगा? डी एक्स वाई वाले में बोलो, नोडल प्लेन कितने मिलेंगे? सर दो। दो। कौन कौन सा नोडल प्लेन होगा बताओ? एक्स जेड और वाई जेड। हाँ, यहाँ पे देखो साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन कौन से प्लेन में प्रेजेंट है, एक्स वाई प्लेन में है। एक्सिस के अलोंग तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ना ही एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, ना ही वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उस प्लेन में लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो देखो, अगर हम लोग एक्स जेड प्लेन कंसिडर करें, मतलब z जो है x के परपेंडिकुलर होगा और y के भी परपेंडिकुलर होगा, तो एक्स जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? तो जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन में प्रेजेंट है। तो इसके लिए एक्स जेड प्लेन क्या हो गया? नोडल प्लेन की तरह बिहेव करेगा। और कौन सा दूसरा नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा? वाई जेड। वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो वाई जेड ये दोनों जो हो गया इसके लिए नोडल प्लेन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्स वाई प्लेन में ही है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया डी एक्स वाई के लिए है ये। अब बताना यहाँ पे डी वाई जेड के लिए नोडल प्लेन कौन कौन सा आ जाएगा? इसके लिए एक्स नोडल जेड और प्लेन एक्स वाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ वाई जेड प्लेन में है, तो वाई जेड प्लेन में है, तो इसके लिए एक्स वाई नोडल प्लेन हो गया। और दूसरा नोडल प्लेन कौन सा हो गया? एक्स जेड।
एक्स जेड। ठीक है, चलो क्लियर है। तीसरे के लिए बताना, एक्स जेड के लिए नोडल प्लेन बताओ क्या आ जाएगा। एक्स वाई और वाई जेड। एक्स वाई एंड वाई जेड, ये इसके लिए नोडल प्लेन बन जाएगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में बताना, यहाँ पे नोडल प्लेन कौन सा नोडल प्लेन बनेगा। बोलो। अब यहाँ पे हम लोग कोई नोडल प्लेन की बात कर सकते हैं, मतलब एक्सिस के अलोंग तो नोडल प्लेन नहीं बनेगा। जैसे ना तो हम लोग एक्स जेड ले सकते हैं क्योंकि एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ना तो वाई जेड ले सकते हैं हम लोग। ले सकते हैं क्या? नो सर। वाई जेड भी लोगे तो उसमें भी देखो वाई एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रॉन है ही, तो वहां पे पूरा जीरो तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो प्लेन बनता है, यहाँ भी दो नोडल प्लेन मिलेंगे। तो यहाँ पे जो प्लेन बनता है ना, यहाँ पे ये इस टाइप का प्लेन हमको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये 45 डिग्री वाला प्लेन देखो, हम लोग अगर ऐसा डायगनली 45 डिग्री पे अगर मूव करें, ये वाला प्लेन अगर हम लोग कंसिडर करें, एक्स वाई प्लेन के हम लोग 45 डिग्री पे ऐसे जा रहे हैं, तो इस वाले प्लेन में देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या हमको? ये जो प्लेन हम कंसिडर कर रहे हैं, नो इस सर। ये वाले प्लेन में, क्योंकि हम लोग पूरा डायगनली 45 डिग्री पे मूव कर रहे हैं, तो ये वाला प्लेन एक क्या हो सकता है, यहाँ पे एक नोडल प्लेन एनपी से डिनोट कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट नोडल प्लेन एक तो ये हो गया, और इसी तरह हम लोग दूसरा नोडल प्लेन इस तरह से देख सकते हैं, ये वाला इस एंगल से, ये वाले साइड से हम लोग 45 डिग्री पे, है ना। तो दूसरा नोडल प्लेन ये सेकंड नोडल प्लेन आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है? नोडल प्लेन ये वाला प्लेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इस वाले प्लेन में देखो, इस वाले प्लेन में कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा क्या हमको? कहीं भी नो इलेक्ट्रॉन सर। क्लाउड मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीच में सेंटर में तो वो नहीं रहता है ना इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ लोब्स में प्रेजेंट है, सेंटर में नहीं है। तो उस सेंटर को लेते हुए हम लोग एक प्लेन अगर कंसिडर करेंगे 45 डिग्री पे, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगा। तो इस केस में भी दो नोडल प्लेन आ गए। ठीक है, टू नोडल प्लेन्स सर इस प्लेन का नाम क्या होगा? एट एन एंगल ऑफ, ऐसे बोल देते हैं हम लोग, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू एक्स वाई प्लेन, है ना। एक्स वाई प्लेन के हम लोग 45 डिग्री पे दो नोडल प्लेन कंसिडर करेंगे। तो उसको यहाँ पे ये दो प्लेन कंसिडर करेंगे जो कि यहाँ पे किसकी तरह बिहेव करेगा, नोडल प्लेन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक मिनट रुको, दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? यस सर। हेलो, कोई डाउट है इसमें? देख लो, ये चारों में ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन चारों में से नोडल प्लेन कैसे निकाल रहे हैं, इसमें कोई डाउट है किसी को? कैसे नोडल प्लेन फाइंड आउट किया जा रहा है? किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। नोडल प्लेन वैसा प्लेन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 है। ठीक है, चलो अब डी जेड स्क्वायर वाले में बताओ, नोडल प्लेन इसमें मिलेगा क्या? कोई नोडल प्लेन कंसिडर कर सकते हो नो सर। जहां? तो यहाँ पे देखो, यहाँ नोडल प्लेन नहीं मिलता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन तो जेड वाले लोब में तो प्रेजेंट है, जेड एक्सिस के अलोंग तो प्रेजेंट है ही, और बीच में एक सर्कल टाइप का, सर्कल नहीं बोलेंगे इसको, रिंग टाइप का बन रहा है, 3D रिंग बन रहा है, जहां पे इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड की तरह घूम रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उस रिंग में एक क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो घूम रहा है। तब वो रिंग अगर बन रहा है तो रिंग तो तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होगा ना, एक्स एक्सिस में भी होगा, वाई एक्सिस में भी होगा और जेड एक्सिस में भी होगा। एक स्पीयर टाइप का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं उसको। ठीक है, स्पीयर का एक छोटा सा पार्ट है, जस्ट रिंग बन रहा है वो 3D रिंग। तो वहां पे देखो वो तो होगा, तीनों एक्सिस में प्रेजेंट होगा, तो कोई भी एक्सिस हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिल्कुल 0 हो जाए। तो वैसा तो प्लेन हम लोग तो नहीं ढूंढ पाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का नोडल कोन बनता है। ठीक है, एक 3D कोन बनेगा। बताओ तो, उस कोन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो 0 होगा। कौन सा कोन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बताओ? सोच के देखो कौन सा कोन बन सकता है, कहां से?
यहाँ पे प्लेन नहीं मिलेगा, एक नोडल कोन मिलेगा हमको, दो नोडल कोन्स मिलेंगे। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? बोलो, सोच पा रहे हो? हेलो, चलो यहाँ देखो, दो नोडल कोन जो मिलता है ये इस टाइप का, यहाँ से देखो सेंटर से हम लोग ले रहे हैं क्योंकि सेंटर में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, है क्या सेंटर में इलेक्ट्रॉन? अब यहां से हम लोग निकल रहे हैं ये इस डायरेक्शन, सेंटर से ये 45 डिग्री पे हम लोग निकले इस साइड, और इधर भी हम लोग 45 डिग्री पे निकले। ये वाला कोण की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये 45 डिग्री पे दोनों साइड, ठीक है। ये कोण पूरा, ये पूरा 3D में है, ठीक है, ये पूरा ऐसे पीछे से पूरा 3D में, ये 2D में विजुअलाइज मत करना, ये 3D में है पूरा कोण। एक फनल टाइप का होता है ना, फनल देखे हो ना, फनल देखे हो ना तुम लोग? हेलो, यस। तो उसी तरह फनल के तरह एज्यूम करो उसको, ठीक है। फनल के बीच में जो है ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमको, लेकिन फनल का सरफेस जो होगा, ये कोन का जो सरफेस होगा, फनल का सरफेस होगा, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या हमको? देखो तो, फनल का जो सरफेस होगा, चारों पूरा सरफेस, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा? नो सर। नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेन हमको नहीं मिलता है, नोडल कोन मिलता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जो ये रिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो बीच में रहेगा, पूरा सेंटर में इनसर्कल करते रहेगा, लेकिन ये 45 डिग्री पे ऊपर अगर हम लोग जाएंगे इसके ऊपर, तो ये फनल अगर कंसिडर कर रहे हो, तो फनल का जो सरफेस होगा उसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, नहीं ना मिलेगा ना। उसी तरह हम लोग इधर भी नीचे भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ भी नीचे ऐसे आए, ठीक है, और इस साइड भी नीचे आया ऐसे, तो ये वाला सरफेस देखो यहाँ पे, यहाँ भी ये फनल कंसिडर करो, तो इसका भी फनल के सरफेस पे जो है यहाँ भी कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन्स नहीं मिलते हैं, टू नोडल कोन्स बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टू नोडल कोन्स मिलता है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो सारे केसेस में हमको नोडल दो मिल रहे हैं एटलीस्ट, ये चारों में से तो पहला चारों में दो नोडल प्लेन मिल रहा था, और डी का पांचवा डी जेड स्क्वायर वाले में दो नोडल प्लेन नहीं मिल रहा है, यहाँ पे नोडल कोन टाइप का बन रहा है, ठीक है। क्लियर है ना? कोई डाउट है इसमें किसी को? बताओ। हेलो, सर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले केस में भी तो मतलब जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 ही होगा ना? हम प्लेन की बात कर रहे हैं ना, तो कोई उसका जेड एक्सिस के अलोंग 0 होगा, बट उसका एक्स एक्स के साथ अगर प्लेन कंसिडर करोगे, एक्स जेड अगर हम लोग लें, तो एक्स जेड में तो एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक्स जेड प्लेन में 0 नहीं होगा ना। यस सर। समझ रहे हो? तो हम प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन वहां पे कंसिडर करना चाह रहे थे, सिर्फ जेड एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो उसको तो प्लेन नहीं है। प्लेन हम लोग हमेशा दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे ना, या तो एक्स वाई प्लेन, या एक्स जेड प्लेन, या वाई जेड प्लेन, ठीक है। तो हमेशा दो एक्सिस कंसिडर करके ही प्लेन बनाता डिस्क्राइब करना होगा। क्लियर है? तो ये टोटल हो गया, सभी ऑर्बिटल्स का हम लोग शेप देख लिए, शेप हो गया। इसके बाद हम लोग इसके नोडल प्लेन्स भी देख लिए, हर एक ऑर्बिटल में कौन सा नोडल प्लेन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो नोड्स होते हैं, ठीक है, डी तक ही पढ़ना था हम लोग को, डी सबसेल के तक ही पढ़ना था, ठीक है। इसके आगे नहीं पढ़ना है, एफ का शेप नहीं पढ़ना है, एफ का शेप बहुत ज्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो वो अपने सिलेबस में नहीं है। तो एस पी और डी इन तीनों का शेप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है सारा, एस पी और डी तीनों का। क्लियर है ना? और ये तुमको नोडल प्लेन भी पूछा जा सकता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब यहाँ ध्यान देना कि नोड्स के बारे में तुम लोग को बता चुके हैं। नोड्स जो होता है वो ऐसा स्पेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने का प्रोबेबिलिटी वो 0 होता है।
तो नोड्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एंगुलर नोड्स और दूसरा होता है स्पेरिकल नोड, स्पेरिकल नोड्स, या फिर इसको रेडियल नोड भी बोला जाता है, ठीक है। एंगुलर नोड मतलब, एंगुलर नोड क्या हुआ, किसी एंगल पे हमको वो नोड मिलेगा, ठीक है ना। एंगुलर नोड का मतलब एंगल पे नोड मिलेगा, किसी एंगल, पर्टिकुलर एंगल पे हमको नोड मिल रहा होगा। और स्पेरिकल या रेडियल नोड का मतलब क्या होगा, वो स्पेरिकल शेप का होगा, ठीक है। स्पेरिकल शेप का अगर कोई नोड बन रहा होगा तो उसको हम लोग स्पेरिकल नोड बोलेंगे। और एंगुलर नोड मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे हमको नोड मिल रहा होगा तो उसको हम लोग एंगुलर नोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है टोटल, ये नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स अगर किसी सबसेल में तुमसे पूछा जाए, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, तो एंगुलर नोड अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में तुमसे पूछा जाए तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है वो एल के इक्वल होता है, जो उसका एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा ना, क्लियर है, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगा वही हो जाएगा नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स के बराबर। तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स अगर कहीं भी पूछा जाए तो वो एल के इक्वल हो जाएगा। एल यहाँ पे क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। चलो अब दूसरा होता है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर, इसका फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन, ये है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स का फॉर्मूला, ठीक है। ये ध्यान देना, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर किसी में निकालना है तुमको तो n माइनस एल माइनस वन होता है। n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर और वन तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना। अब अगर तुमसे टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स में एंगुलर और रेडियल ये दोनों का ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर पूछा जाए तो इसमें क्या करोगे, एल प्लस एन माइनस एल माइनस वन, ये सारा ऐड, दोनों नोड्स को ऐड करना होगा हमको, एंगुलर और रेडियल दोनों नोड्स ऐड करके बोलना होगा। यहाँ पे एल प्लस एन माइनस एल माइनस वन करोगे तो यहाँ पे एल और माइनस एल कट गया, तो क्या बच जाएगा, टोटल नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिर्फ एन माइनस वन हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना है अगर, तो एंगुलर प्लस रेडियल निकाल लो, इन दोनों को सम कर दो। या फिर अगर सिर्फ एंगुलर पूछा जाए तो वो एल के इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ रेडियल पूछा जाए तो एन माइनस एल माइनस वन। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे तुमसे पूछा जाए कि 3p में बताना है, 3 के p सबसेल में या 3p ऑर्बिटल में नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, तो बताओ, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड पहले बताना इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे, बोलो 3p में। हेलो, आवाज आ रहा है सबको? हेलो, मोहित, हाँ सर, आवाज आ रहा है। तो बोलो, क्वेश्चन रिप्लाई क्यों नहीं करते हो? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बोल रहे हैं, 3 के p में नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स बताना है तुमको, क्या हो जाएगा आंसर? अरे बोलो, कोई भी बोलो। नहीं पढ़ता अरे अभी तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर सर। सामने दिख, हाँ नहीं सर 1। फॉर्मूला लिखा हुआ है फिर भी गलती बोल रहे हो तुम लोग, 9 कहाँ से हो जाएगा? 3 के p में पूछा गया है, तो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला क्या है देख लो, एल के इक्वल है एजिमुथल क्वांटम नंबर। एल यहाँ पे देखो, एल क्या है, सबसेल डिनोट करता है, तो यहाँ पे कौन से सबसेल के बारे में पूछा गया, पी सबसेल में, तो पी के लिए एल का वैल्यू कितना होता है, 1। 1 होता है, तो उसके लिए नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना हो जाएगा, या नंबर ऑफ स्पेरिकल नोड्स या रेडियल नोड्स अगर पूछा जाए, नंबर ऑफ रेडियल नोड बताओ कितना होगा?
जल्दी बोलो, रेडियल नोड कितना होगा 3p में? कभी 1 ही होगा, कभी 1 ही होगा। 1 होगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ n माइनस एल माइनस 1 है फॉर्मूला, तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है यहाँ पे। l का वैल्यू p में l का वैल्यू 1 होता है और ये -1, तो 3 - 2 करोगे, नंबर ऑफ रेडियल नोड भी 1 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर तुमसे पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या हो जाएगा 3p में? बोलो, टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना आ जाएगा? 2। नंबर ऑफ एंगुलर नोड प्लस नंबर ऑफ रेडियल नोड दोनों को सम कर दो तो ये 2 आ गया। डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड वाला n - 1, n का वैल्यू 3 है, उसमें -1 कर दो तो 2 आ जाएगा, उधर से भी आ जाएगा। चलो इसमें बताओ जल्दी से, तुम लोग बताना। 3 के d में, 3d में या चलो 3d में तुमसे पूछा गया है नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितना होगा, सबसे पहले ये बताओ। 3d में नंबर ऑफ रेडियल नोड कितना आ जाएगा? सर 2। 2 यस सर। रेडियल नोड पूछे हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखा करो। सर 0। 0? रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस 1, ठीक है, बस पुट कर दो, 0 आ जाएगा। क्या आएगा? n का वैल्यू यहाँ पे देखो 3 है, l का वैल्यू कितना है बोलो? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ l? d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2। सर 2। और -1 कर दो तो 3 - 3 है, 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ रेडियल नोड इस केस में 0 हो गया। एंगुलर नोड कितना हो जाएगा? 2। 2 हो जाएगा। एंगुलर नोड l के इक्वल होता है। l यहाँ पे कौन सा सबसेल है? यहाँ पे d सबसेल है, एंगुलर नोड आ गया 2। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितना हो जाएगा? 2। 2 + 0 करोगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गया 2। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड दोनों सेम ही चीज है, तो बहुत जगह स्पेरिकल नोड भी पूछा जाएगा, तो वहां पे ध्यान रखना। रेडियल नोड और स्पेरिकल नोड दोनों सेम होता है। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? बोलो। इस पार्ट में किसी को डाउट है, नोड वाले पार्ट में? नो या आगे सर। बढ़े? चलो, तो आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ने वाले हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले ये क्वांटम नंबर तो सारा डिस्कस हो चुका था ना पूरा? उसमें कुछ बचा हुआ था क्या क्वांटम नंबर में? हेलो, क्वांटम नंबर वाला पार्ट पूरा हो गया था ना? मिली? यस सर। क्वांटम नंबर वाला पार्ट हो गया था ना पूरा लास्ट क्लास में? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो वाले पार्ट में बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले हेडिंग डालो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, एनर्जी कैसे निकालेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है कि ऑर्बिटल का एनर्जी ये फाइंड आउट करना पड़ता है, तभी हम लोग आगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट देखेंगे। और वो प्रिंसिपल जो है वो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मान लो ये फर्स्ट केस हम लोग देख रहे हैं, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या हुआ कि जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। बताए थे तुम लोग को कि बोर्स मॉडल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड होता है ना? बोर्स मॉडल वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होता है। जहां पे मल्टीपल या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आ गए,
ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अगर आ गया तो वहां पे बोर्स मॉडल अप्लाई नहीं करना है, हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ही होगा। तो इस केस में जो होता है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डिपेंड्स ओनली ऑन एन। ठीक है, अगर एनर्जी तुमको डिटरमाइन करना है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, उस केस में उसका एनर्जी जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो एग्जांपल, जैसे फर्स्ट वाले सेल में सिर्फ एस सब सेल होता है, ठीक है, तो ये 1s का ऑर्बिटल हो गया। सेकंड वाले सेल में देखो 2s होता है और 2p होता है ना। थर्ड वाले सेल में क्या क्या होगा बताओ? 2p हो गया। थर्ड सेल में 3s 3p और 3d। इसी तरह फोर्थ सेल में क्या क्या होगा बताओ? फोर्थ सेल में कौन कौन सा सबसेल मिलेगा? 4s 4p 4s 4d 4s 4p 4d और 4f। 4f। तो यहाँ पे हाँ, चलो यहाँ पे हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब उस पूरे एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। उस केस में अगर उसका एनर्जी तुमको डिसाइड करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिसाइड होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा अगर होगा तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर कम है तो उसका एनर्जी कम होगा। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर बराबर हो गया किसी दो सबसेल का या किसी दो ऑर्बिटल का, तो उसका एनर्जी भी इक्वल होगा। जब तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज नहीं होगा तब तक एनर्जी सेम ही रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू बढ़ेगा उसका एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 1s और 2s का एनर्जी कंपैरिजन करना है, तो किसका एनर्जी ज्यादा होगा, 1s का या 2s का? किसके लिए 2s प्रिंसिपल हाँ, किसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2s का जो एनर्जी होगा ये 1s से ज्यादा होगा। अब 2s और 2p में किसका एनर्जी ज्यादा होगा बताओ? बोलो। 2p नहीं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग? सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब तक चेंज नहीं होगा उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उसका एनर्जी भी चेंज नहीं होगा। तो 2s और 2p देखो दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 2 ही है, तो इन दोनों का एनर्जी जो होगा यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब 2p और 3s में हमको कंपेयर करना है, बताओ तो। सब 3s 3s का एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। अब इन तीनों में 3s 3p 3d, इन तीनों का एनर्जी इक्वल इक्वल हो जाएगा। अब 3d और 4s का एनर्जी, 4s का एनर्जी ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद 4s 4p 4d और 4f, इन चारों का एनर्जी क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब जिन ऑर्बिटल्स के एनर्जी इक्वल अगर होते हैं, जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम होता है, उनको हम लोग बोलते हैं एक टर्म डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ? ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, इसको बोला जाता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे बताना, सेकंड वाले सेल में s और p है, टोटल इन s और p के ऑर्बिटल्स का एनर्जी यहाँ पे बराबर है। टोटल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कितने मिलेंगे बताओ तो? 2s में एक ऑर्बिटल है और 2 के p में कितने ऑर्बिटल्स हैं बोलो? 2 के s में 1 ऑर्बिटल होता है, 2 के p में कितना ऑर्बिटल है? 3 3। तो सेकंड सेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए? सेकंड वाले 4 सेल में 4 हो गया। और उन चारों ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्या है? बराबर ही है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो। तो इस केस में सेकंड सेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल मिल जाएंगे? 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो गए, 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स।
इसी तरह अगर तुमसे थर्ड सेल में पूछा जाए, थर्ड सेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल मिलेंगे बताओ तो। थर्ड और फोर्थ सेल में वैसे ही काउंट करके बताओ, थर्ड सेल में और फोर्थ सेल में कितने डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मिलेंगे। सर थर्ड में 9। थर्ड में आ गया 9 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और फोर्थ में 16। 16। ये बात समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। देखो यहाँ थर्ड सेल में 9 कैसे आया, क्योंकि थर्ड में 3 के डी में 5 ऑर्बिटल होता है, 3 के पी में 3 है, और 3 के एस में 1 है। काउंट करोगे टोटल ऑर्बिटल्स कितना आ गया, 9 हो गया। फोर्थ में हम लोग काउंट करेंगे तो 9 डी तक था, और एफ में 7 ऑर्बिटल होता है, तो 9 + 7 करोगे तो 16 आ गया। तो ये हम लोग किस केस में बात कर रहे हैं, पहला वाला केस, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। यही अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम लोगे तो उस केस में एनर्जी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट केस हम लोग बात करने जा रहे हैं फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होगा, N+L रूल लगाते हैं हम लोग, N+L रूल। एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमको कौन सा रूल फॉलो करना है, यहाँ पे N+L रूल फॉलो करना है। तो N+L का वैल्यू निकालोगे, N मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों का सम निकालते हैं। जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक है, सुन लो अच्छे से, जिसका N+L का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। और मान लो 2 ऑर्बिटल का N+L का वैल्यू सेम आ गया, तो अगर इन केस N+L का वैल्यू सेम होता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमको देखना है N का वैल्यू देखेंगे। जिसका N+L का वैल्यू 2 ऑर्बिटल का मान लो सेम आ गया, तो उस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N तुमको चेक करना है। तो जिसका N का वैल्यू ज्यादा होगा, द हायर N हैज हायर एनर्जी। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये किस केस में तुमको अप्लाई करना है, जहां पे N+L का वैल्यू सेम हो गया, उस केस में हमको N का वैल्यू देखना है। जिसका N का वैल्यू ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो N+L के वैल्यू से डिसाइड होगा। N+L का सम निकालोगे, N+L जिसका ज्यादा होगा सम उसका एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब इसी में बताना तुम लोग 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ठीक है, चलो यहां से इसमें चलो 3p, चलो बताते जाओ यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, हम लोग एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो 1s और 2s में किसका एनर्जी ज्यादा होगा बताओ। N+L का वैल्यू निकालो। तो देखो 1s का N+L का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1 + 0 क्या आ रहा है, 1 यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और L S का कितना होता है, L 0 होता है, तो 1 + 0 ये हो गया 1। 2s का देखो 2 + 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो किसका N+L का वैल्यू ज्यादा है, 2s का ज्यादा है। ठीक है, इसका 2 है, इसका 1 है, तो 2s का एनर्जी भी 1s से ज्यादा होगा। अब 2s और 2p में बताओ तो जल्दी से किसका एनर्जी ज्यादा होगा। सर 2p। 2p, क्योंकि यहाँ पे N+L 2 + 1 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए 2s और 2p का एनर्जी सेम नहीं होता है, लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या था, 2s और 2p का एनर्जी सेम था, ये ध्यान रखना। अब 2p और 3s में किसका एनर्जी ज्यादा है बताओ। अरे जल्दी बताते जाओ, ये तो सिंपल है। ये तो 2p सिंपल और है। 3s। 3s, क्योंकि 3 + 0 हो गया 3। अब देखो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि 2p और 3s दोनों का N+L का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। बट यहाँ पे सेम आ गया, तो सेम आ गया तो उस केस में हम लोग क्या देखेंगे,
n का वैल्यू चेक करोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका ज्यादा था इसलिए एनर्जी। अब 3s और 3p में कंपेयर करना है, बताओ जल्दी। +1 सर 3p 3 + 1 आ जाएगा, ये 4 हो गया, तो ये 3p आ गया। 3p 4s में बताओ, यहाँ देखो 4 + 0 इसका भी वैल्यू 4 आ गया, 4s इसका भी वैल्यू 4 4s आ गया। इसके हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, n का वैल्यू देखना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 4s आ गया। फिर 4s और 3d में, अब देखो 3 + 2 इसका 5 हो गया, तो ये 4s का एनर्जी जो होगा 3d से कम होगा, 3d ज्यादा हो गया। अब 3d और 4p में बताओ तो, अब सर देखो इसका 4, 4p 4 + 1 5, दोनों सेम है बट यहाँ पे 4 है इसलिए ये ज्यादा। समझ रहे हो ना? तो ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ये लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये ऑर्बिटल का एनर्जी का ऑर्डर बता रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इस तरह हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल सकते हैं। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उसमें ऊपर वाला रूल फॉलो होगा, ऊपर वाला, ये ध्यान रखना, n पे डिपेंड करेगा सिर्फ। और मल्टी इलेक्ट्रॉन अगर सिस्टम होगा तो इस केस में हम लोग n+l रूल लगाते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस एजीमुथल क्वांटम नंबर का सम करोगे। कोई डाउट है इसमें किसी को? हेलो? नो सर। नहीं, किसी को भी कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, इस पूरे पार्ट में, नोडल प्लेन वाले में और एनर्जी वाले में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल हम लोग पढ़ेंगे, और बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे लिखते हैं, फिर हुंड्स रूल है, ठीक है, और बाउ प्रिंसिपल है, हुंड्स रूल है, और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो ये सारा हम लोग यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे, ठीक है। तो और 1 या 2 क्लास लगेगा, उसमें एक क्लास में प्रैक्टिस करा देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तुम लोग क्वेश्चंस बना रहे हो क्या बुकलेट के, एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चंस? यस सर। कोई डाउट नहीं होता है तुम लोग का कभी? डाउट पूछते क्यों नहीं हो तुम लोग? कोई डाउट नहीं है किसी को भी? सारा बन जाता है क्वेश्चन? कल टेस्ट दिए थे तुम लोग? हेलो? कितने लोग टेस्ट दिए थे कल? मिली, तुम दी थी टेस्ट? नहीं सर। तो टेस्ट क्यों नहीं दे रही हो तुम लोग, जब चैप्टर पढ़ा उसी से पूछा जा रहा है ना, जितना पढ़ाई हुआ है सर उससे बाहर सारा थोड़ी। टेस्ट अभी तक का सारा टेस्ट दिए थे, बस कल वाला छूट गया क्योंकि 2 दिन से फीवर है, तो आज दवाई खाकर बस क्लास करने बैठे हैं। टेस्ट दिया करो, बस एक ही लोग टेस्ट दिया था इसमें, रितिका, संजना, और कोई नहीं दिया था टेस्ट? श्रुति, ये प्रशांत तो दिया था, रितिका, तनुश्री, कोई नहीं दिया था टेस्ट? टेस्ट दिया करो यार, जितना तुम लोग का एटलीस्ट रिवाइज होगा, पता चलेगा कि प्रिपरेशन कितना है, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चंस पूछो, तुम लोग जो बनाए हो क्वेश्चन वो डाउट के लिए पूछ सकते हो, उसमें कोई डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डाउट के लिए कभी भी पूछ सकते हो, या तो ग्रुप में डाल दो या फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले तुम लोग पूछ सकते हो डाउट, ठीक है। तो बना के रखना तुम लोग, यहाँ तक एक बस और 2 क्लास लगेगा, 2 क्लास के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप करने का कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, उसके बाद एक क्लास तुम लोग का डाउट क्लास रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट क्लास जब भी लगेगा तब तक तुम लोग बना के रख लो, ठीक है, जितना क्वेश्चंस बना सकते हो बना के रखो। फिर उसके बाद वाला क्लास एक डाउट क्लास अरेंज कर देंगे, उसमें सारे डाउट जो भी जिसको पूछना है बनाने के बाद वो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चंस बनाते रहो तुम लोग, एनसीईआरटी के साथ साथ
बुकलेट तो पहले अच्छे से करो, बुकलेट और एनसीईआरटी दोनों पैरेलली सॉल्व करते रहो, ठीक है, उतना काफी है तुम लोगों के लिए। बुकलेट में जितने भी क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों को साथ साथ पैरेलली सॉल्व करते रहो, जो जो चैप्टर जिस समय चल रहा है, क्योंकि बाद में चैप्टर खत्म होने के बाद में टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए साथ साथ ही पैरेलल चलते रहो तो वो अच्छा होगा, आसानी से कर भी सकते हो सारा कवर। कोई डाउट नहीं है आज किसी को, कुछ पूछना है किसी को? नेक्स्ट क्लास में हम चेक करने वाले हैं, बुकलेट का तुम लोग एटलीस्ट बना के रखना, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे कहाँ तक बनाए हो, यहाँ तक, जहाँ एनर्जी वाला पार्ट तक यहाँ तक कंप्लीट करके रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट बचा हुआ है, तो वो वाला क्वेश्चन स्किप करके बाकी सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। बोर्स मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन हो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो, फिर डी ब्रोगलीस इक्वेशन हो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला इक्वेशन हो, वो सब कर लो क्वेश्चन, वो सब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले पूछ लेना, फिर आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। आज के क्लास में कोई डाउट है? हेलो, कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है, एंड कर। No, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। पीडीएफ भेज दे रहे हैं तुम लोग को, बना के रखो, लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम पूछने वाले हैं, बुकलेट का क्वेश्चन किए हो या नहीं, रैंडमली हम किसी से भी पूछ सकते हैं, इसलिए सब लोग बना के रखना, और डाउट एटलीस्ट पूछो तुम लोग, जब बनाओगे ही नहीं तो डाउट कहाँ से आएगा, इसलिए बनाते रहो क्वेश्चन, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट हो रहा है ग्रुप में डालो, उसको पूछो, ठीक है। चलो एंड कर रहे हैं फिर, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।